हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जैसा हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की, यानी कि आप जैव प्रक्रम के बारे में पूछ रहे हैं। जैव प्रक्रम में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है यहाँ पर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आप बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, जिसमें आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीफ की मेसोफिल सेल्स में होती है। लीफ जो होती है पत्ती की मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपने इस प्रकार से देखा, जिसमें आपने कहा कि ये है थाइलाकॉइड। ठीक है, पूरा बंडल जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं, या फिर आप इन्हें कहते हैं ग्रैनल थैलाकॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा ये ग्रैनल थैलाकॉइड्स हैं, इनके बीच में जो थैलाकॉइड है इसे आप कहते हैं यहाँ पर स्टोमल थैलाकॉइड। ठीक है, हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दो पार्ट में कंप्लीट होती है। एक हमने कहा था डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। पहले होगी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है, जैसे कि एल फॉर लाइट एंड आर स्टैंड फॉर रिएक्शन। हमने कहा कि जो ग्रैनल थैलाकॉइड्स हैं उनमें होती है लाइट रिएक्शन, जिसमें एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन दोनों में होगी, जैसे ग्रैनल थैलाकॉइड में एंड स्टोमल थैलाकॉइड दोनों में होगी। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा जो स्टोमा वाला पार्ट है, ये आपका जो पार्ट होता है वो है स्टोमा वाला पार्ट। ये आपका आता है स्टोमा। ठीक है, स्टोमा वाला जो पार्ट है वहां पर होती है डार्क रिएक्शन। तो ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप थोड़ा सा आगे की पॉइंट्स जानना चाहते हैं, जैसे कि हमने बोला ये है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर है ग्रैनल थैलाकॉइड, इनमें है फोटोसिस्टम, बीच में आपने कहा स्टोमल थैलाकॉइड है, इसमें भी एक फोटोसिस्टम है। प्रीवियस लेक्चर में आपने फोटो सिस्टम की बात की थी। ठीक है, फोटोसिस्टम सेकंड, पीएस फोटोसिस्टम सेकंड एंड पीएस फर्स्ट। दो टाइप के फोटोसिस्टम होते हैं। क्या क्या चीजें इनमें होती है इन फोटोसिस्टम में? आपने कहा बीच में होता है रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए होता है, और ये होते हैं एंटीना, ये होता है एंजाइम, और ये होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो होगा 680 नैनोमीटर की लाइट होती है, ध्यान रखिए। फोटो सिस्टम फर्स्ट में हमने क्या बोला, सेम चीजें होंगी। बीच में होगा यहाँ पर रिएक्शन सेंटर, ये होगा एंटीना, ये होगा एंजाइम, और ये होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये करेगा 700 नैनोमीटर की लाइट। इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है FeS। ठीक है, और इसका है फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन इसका क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इट मीन्स कि इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है। ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है ये फोटो सिस्टम है, इन्हीं में लाइट रिएक्शन होगी। ये जो है पिगमेंट है, ये सारे पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए ये है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स नीचे होते हैं, जो एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे बनाते हैं। हमने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं कि फोटो सिस्टम काम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो क्लास 11 में आपके लिए चीजें बहुत इजी यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। ये आपको नोट नहीं करना है, जस्ट आप देखिए, समझिए, चीजों को एनालाइज कीजिए। ये है आपका, ये है आपका थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। जैसे ये थैलाकॉइड है तो हमने कहा ये जो मेम्ब्रेन आती है इस पे लगे हैं दो फोटोसिस्टम। कौन से थैलाकॉइड की बात चल रही है? ग्रैनल थैलाकॉइड की बात चल रही है। और एक फोटोसिस्टम यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये जो है यहाँ पर, ये जो मेम्ब्रेन है ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये है PS सेकेंड
एंड ये है पीएस। पीएस स्टैंड फॉर फोटो सिस्टम, ठीक है। पी फॉर फोटो, एस फॉर सिस्टम। फर्स्ट एंड सेकंड आपको बताते हैं कि डिस्कवरी पहले किसकी हुई है, बाद में किसकी हुई है। ये है आपका रिएक्शन सेंटर, ये है एंटीना, ये है आपका एंजाइम, ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे आप कहेंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ और क्या आते हैं, ये है पी क्यू, और ये है क्लास 2। ठीक है, हमने कहा क्या चीजें हमने पढ़ी थी। इस एंटीना ने एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। एंटीना में आपने कहा कि आपके सारे पिगमेंट आते हैं। इसने जब लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इन्होंने सबने इलेक्ट्रॉन पास किया किसे, क्लोरोफिल ए को, जो रिएक्शन सेंटर है। क्लोरोफिल ए ने फिर अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो पास कराया किसे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने पास कराया पीक्यू को। पीक्यू ने पास कराया यहाँ पर साइटोक्रोम को, साइटो ने पास कराया यहाँ पे पीसी को, पीसी ने पास कराया फोटो सिस्टम 1 को। क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास करवा रहे हैं। आपने कहा पीक्यू एंड साइटो के बीच में यहाँ पर बनता है एटीपी, बना एटीपी। अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, ये देगा एफटी को, और एफटी क्या करता है, यहाँ पर NADP प्लस में 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके NADPH प्लस H प्लस आयन बनाता है। तो हमने बोला था यहाँ पर कि लाइट रिएक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो होंगे यहाँ पर ATP और वो होगा यहाँ पर NADPH। एक और चीज यहाँ पर हमने पढ़ी, हमने कहा कि क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पास करवा रहा है, कौन, फोटो सिस्टम सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो आपने कहा यहाँ पर जो पानी है उसके हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है। और जब हाइड्रोलिसिस होती तो आपने कहा 2H प्लस प्लस हाफ O2 बनती है। तो ये इसका यूज जो होता है वो फोटो सिस्टम के द्वारा हो जाता है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जिसे आप और हम श्वसन में यूज करते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, जस्ट एक आइडिया ले लीजिए आगे आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई गई हैं अभी आप समझ सकें कि जिन चीजों का जो मटेरियल आप रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं उनका यूज कहाँ है। सबसे पहले आपने पढ़ा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में यानी कि पिगमेंट आपने पढ़े हैं, ठीक है। क्लोरोफिल का काम था सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है। तो क्या हुआ फिर जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया गया, आपने कहा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हुई। कैसे हुई, जब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया गया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ तो इलेक्ट्रॉन को पास कराया गया, जब इलेक्ट्रॉन को पास कराया गया तो एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो आपने क्लोरोफिल का काम देखा, आपने सूर्य के प्रकाश का काम देखा। तीसरा हमने कहा पानी भी बहुत आवश्यक होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या काम है पानी का, आपने कहा इसने अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास करा दिया है एटीपी और NADPH के फॉर्मेशन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को तोड़ा जाएगा जिसमें H प्लस आयन बनेंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर बनेगी। H प्लस आयन का यूज कौन करेगा, फोटो सिस्टम सेकेंड करेगा अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। क्लियर है इतनी बातें। अब बचता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, हमने कहा वो हम डार्क रिएक्शन में पढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन में जब हमने कहा C6H12O6 की बात करेंगे तो कार्बन 6 जो है वो कहाँ से आएगा, जो कार्बन है वो कहाँ से आएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक साइकिल में एक कार्बन एक्यूमुलेट होगा, दूसरी साइकिल में दूसरा कार्बन एक्यूमुलेट होगा। इसी प्रकार से जब 6 साइकिल चलेंगे तब जाके पूरे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसे हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, जिसे आप डार्क रिएक्शन में पढ़ते हैं। इतनी ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्लास 11th में ये सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो चीजें जो रॉ मटेरियल आपने पढ़ा है उनका यूज कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से होता है, एक आइडिया ले लीजिए, एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि अगर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्लोरोफिल ने कैसे एब्जॉर्ब किया होगा, जिसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि एंटीना बनता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। धीरे धीरे एक पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन दूसरे पिगमेंट में जाएगा, दूसरे से तीसरे पिगमेंट में जाएगा, और कैसे जाएगा, बढ़ती हुई वेवलेंथ
के क्रम में जाएगा और घटती हुई ऊर्जा के क्रम में जाएगा। एट लास्ट आपने कहा ऐसे पिगमेंट को लाइट पहुंचाई जाती है जिसके पास क्या हो, यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम हो जो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर सके, वो है क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए ही क्या करेगा, एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्मेशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपने कहा कि हमने क्लोरोफिल का काम देखा है, समझ लिया है क्या कर रहा है क्लोरोफिल, हमने देख लिया है कि अब सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है, हमने देख लिया कि पानी की आवश्यकता क्यों बनती है, और हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजन कैसे बनती है। अभी तक तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी छोटी क्लासेस में, आपने कहा था कि क्या है, यहाँ पे H2O है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल, और आगे आपके प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये हमने सिर्फ थ्योरेटिकल वे में पढ़ा था। आज आपने देखा कि ऑक्सीजन एक्चुअली में कैसे रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, पानी के टूटने से ऑक्सीजन यहाँ पर बनती है। तो इतना अगर आपने समझ लिया तो इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टेटमेंट पढ़े थे, क्या क्या आपने पढ़े थे, हमने क्या था, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित होता है। यही हमने पढ़ा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमने कहा CO2 कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में इसका अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। अब अगर ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आपने कहा पहला हम लिखते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन कैसे, क्योंकि हमने कहा CO2 था यहाँ पर और इससे क्या बना, C6H12O6 बना, यही हमने पढ़ा है, यही बनता है यहाँ पे। तो हमने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसीलिए रिडक्शन है। दूसरा जो कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, हमने कहा कि किस प्रकार की है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक का मतलब है कि नए प्रोडक्ट बनते हैं। आपने कहा कच्ची सामग्री से एक नया प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं तो एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तीसरा हमने कहा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्मिक यानी कि एनर्जी की बात कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जब वो क्रियाएं होती हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है। उससे क्या निकलती है, आपने कहा हीट या ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं कि जब उन रिएक्शन में हमने देखा कि जब वो रिएक्शंस होती हैं तब वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ऐसी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है वो कैसे एब्जॉर्ब किया गया, सनलाइट। हमने यही तो पढ़ा है कि ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जा रहा है, तो हमने कहा एंडोथर्मिक क्या है, प्रोसेस है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर। लेकिन हमने कहा फोर्थ हमने कहा फिजिको केमिकल रिएक्शन है। फिजिको केमिकल यानी कि फिजिकली भी यहाँ पे चेंज आ रहा है और केमिकली भी यहाँ पर चेंज आ रहा है। फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है यहाँ पे। ठीक है, हमने अलग अलग स्टेट पढ़ी है, और केमिकली तो आप देख रहे हैं कि नए केमिकल्स यहाँ पर बनते हैं। तो इसी प्रकार से हमने क्या बोला यहाँ पर कि जो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन या रिडक्शन होता है। रिडक्शन आपने पढ़ा है, रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन आपने पढ़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने कहा सूरज की रोशनी क्लोरोफिल को सक्रिय करती है जिसमें पानी के अणु टूट जाते हैं। पानी के अणु टूटने से निकलने वाले हाइड्रोजन को उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, यानी कि मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ऑक्सीजन क्या है, आपने कहा कि उप उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगा और पत्ते और अन्य भंडारण भागों में जमा हो जाता है। स्टोरेज की बात बता रहे हैं। पानी के अणु को टूटना प्रकाश की प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। क्या बोला यह है यहाँ पर, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ अ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है पानी का टूटना। इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में बात कर लेंगे, स्टोमेटा की फंक्शनिंग देख लेंगे और क्या क्या होता है स्टोमेटा के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो चलिए एक बार
सारे स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। जिसे आप कहते हैं रंध्र। अगर हम देखें तो हमने लीफ का टीएस देखा था, क्या है ये, अपर एपिडर्मिस है, ये है पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये है स्पॉन्जी सेल्स जो होती हैं, ये है लोअर एपिडर्मिस, ये है क्यूटिकल की जो वैक्सी लेयर होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है जो यहाँ भी होती हैं, अपर सरफेस पे भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर सरफेस पे होंगी। इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्टोमेटा कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा हमें दो फॉर्म में मिलते हैं प्रकार से, ठीक है। हमने कहा स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्ती में, और अगर मैक्सिमम स्टोमेटा की हम बात करें तो पत्ती की लोअर सरफेस पे मैक्सिमम स्टोमेटा पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, स्टोमेटा कहाँ पे पाए जा रहे हैं, पत्ती है, पत्ती की ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, तो लोअर सरफेस यानी कि जो निचली सतह है वहां पर आपको ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। ये हटा दूं मैं। अब जो स्टोमेटा है यहाँ पर वो क्या होती हैं, ये जो दो आपके पास आती हैं इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। और ये बीच वाला जो पोर्शन आता है उसे आप क्या कहेंगे, रंध्र और स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। अगर इस प्रकार से स्टोमेटा है तो इसे हम कहते हैं स्टोमेटा क्लोज है, और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमने कहा स्टोमेटा कैसा है, ओपन है, खुला हुआ है। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने की स्टोरी क्या है, स्टोमेटा एक्चुअली में होते कैसे हैं। हमने कहा स्टोमेटा मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो क्लोज रहते हैं, जब भी यहाँ पे नीड होती है तब स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन यहाँ पे हो जाते हैं। क्यों ओपन होंगे, सबसे पहला हमने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, आउटर इन्वायरमेंट से मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी, ठीक है। यही हमने कहा था जब हमने कहा था कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल जो पौधा है वो पत्ती में कैसे एकत्र करता है। दूसरा, जब हमने कहा कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, जब वाटर जो है पानी है, पानी जब टूटा तो वहां पे ऑक्सीजन बनी थी, उस ऑक्सीजन को पौधे से बाहर भेजने, क्योंकि उसका वहां पर उस टाइम पे कोई फंक्शन नहीं है, तो हमने कहा ऑक्सीजन जो है वो बाहर आती है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हुआ, पहला फंक्शन। दूसरा, हमने कहा कि क्या हो अगर पत्ती में एक आपने कहा इस प्रकार से तना है, और ये पत्ती है, और पत्ती में स्टोमेटा है इस प्रकार से, ठीक है, पत्ती में स्टोमेटा है। अब ये जड़ है, यहाँ से पानी को अवशोषित किया जाता है, ठीक है, ये पानी होगा, जो जड़ रोम होंगे वो क्या करेंगे, पानी को अवशोषित करेंगे। अब पानी जो है वो जाइलम के थ्रू एक चेन बनाएगा और हर पार्ट में पहुंचता है, और इसी प्रकार से ये पत्ती में भी पहुंचेगा, क्योंकि आपने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए पानी क्या है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पानी होता है वो तरल अवस्था में होता है, जिसे हम एल लिखते हैं, एल फॉर लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर पानी यहाँ पे ज्यादा अधिक मात्रा में हो गया, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब किया गया, क्योंकि जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उतना यूज नहीं करेगा, इस केस में क्या होगा, अब पानी क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है तो अतिरिक्त जो पानी, हमने दो टर्म्स पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है डेफिशिएंसी और एक पढ़ा है टॉक्सिसिटी। एक हमने पढ़ा है डेफिशिएंसी और दूसरा हमने पढ़ा है टॉक्सिसिटी, ठीक है। डेफिशिएंसी किसी चीज की कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाती है, और अगर किसी चीज की आवश्यकता से अधिकता हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए आवश्यकता से, तो उसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। हमने कहा यहाँ पे वाटर टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर पानी को रिमूव नहीं किया गया प्लांट बॉडी से, तो
इस केस में क्या होता है, जो पानी है वो तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये पानी तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, और गैसीय अवस्था में ये इन स्टोमेटा से बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या है, H2O है, किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। किसके द्वारा हुआ है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या ट्रांसपिरेशन की क्रिया, अगेन स्टोमेटा के थ्रू हुआ है। तब ये चीजें समझिए, तब समझते इसके आगे समझेंगे कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होते हैं। स्टोमेटा एक बार ओपन हो गया तो क्या हमेशा ओपन रहेंगे, नहीं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, बहुत कम टाइम के लिए ओपन होते हैं। तो चलिए एक बार समझिए चीजों को कि क्या क्या हमने अभी तक स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है। चलिए, अब यहाँ पर हमने कहा ठीक है स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं, बट कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है, आपने कहा जब भी यहाँ पर जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग की हमें यानी कि प्लांट्स को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होगा, पानी एंटर करेगा यहाँ पर गार्ड सेल्स में। ठीक है, जब पानी ने गार्ड सेल्स में एंटर किया तो अब क्या हुआ, पानी क्या करता है, जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स की जो वॉल होती है उन पे एक प्रेशर लगाता है, इस गार्ड सेल में इस ओर और इस गार्ड में इस ओर। अब आप सोचिए जब इस प्रकार से ये स्ट्रेच हुआ है तो यहाँ से ये जो यहाँ से साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपने कहा स्टोमेटा ओपन हो गए हैं। जब यहाँ पर आपने कहा कि गैसेस एक्सचेंज हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, अब स्टोमेटा को क्लोज होना है, इसके लिए पानी जो है वो इन गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा। अगेन ये क्या हो जाएंगे, अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। चलिए पढ़ लेते हैं स्टोमेटा के बारे में क्या है। स्टोमेटा, आपने कहा स्टोमेटा आर पोर्स, स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी स्टोमेटा पत्तियों पर छिद्र होते हैं जो गैस के आदान प्रदान में मदद करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, यानी कि ज्यादातर पत्ती की नीचे की तरफ पाए जाते हैं। इस स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, यानी कि प्रत्येक रंध्र में गार्ड कोशिकाएं होती हैं जो छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन, यानी कि गार्ड कोशिकाओं कि जल सामग्री उनके कार्य के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए स्टोमेटा क्या होता है और क्या इसके फंक्शन यहाँ पे होते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे बात की है फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि हमारी पहली लाइफ प्रोसेस थी। लेकिन हमारे पास जो लाइफ प्रोसेस आती है, अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आप बात करेंगे अगर पोषण के बारे में तो हम यहाँ पे डाइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास तीन चीजें आती हैं जिसमें हमने क्या किया है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पे डिवाइड किया है। क्या होता है परपोषी पोषण, हमने कहा कि वो पोषण जिसमें जो जीव है वो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे क्या होता है, आश्रित होता है। तो आपने कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Organism other than green plants or blue-green algae follow the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition can be further divided into three types: saprophytic nutrition, holozoic nutrition and parasitic nutrition. आपने कहा पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन लेता है विषम पोषी कहलाता है। हरे पौधों और नीले हरे शैवाल के अलावा अन्य जीव पोषण के विषम पोषी तरीके का पालन करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक पोषण को तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है: सैप्रोट्रॉपिक जिसे मृतोपजीवी कहते हैं, होलोजोइक पोषण और परजीवी पोषण। एक एक करके जानते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन है वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये पाए जाते हैं मशरूम में। ठीक है, हमने कहा इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द
Organisms secrete the digestive juice on the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organism. All the decomposers follow saprophytic nutrition. Some insects like housefly also follow this mode of nutrition. आपने कहा saprophytic nutrition का मतलब है कि भोजन को क्या होता है, शरीर के बाहर ही पचा लिया जाता है पाचक रसों का उपयोग करके। तो इसी प्रकार से बहुत इजी चीजें हैं, क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है। आपको क्या करना है, नोट्स अपने सामने रखने हैं और रीडिंग करते रहना है, समझते रहना है चीजों को। तो आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।